बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज हम क्लास 9th की पहली एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले समझना है कि सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। हमने सवाल को समझना है। अगर हमें सवाल समझ आ गई, क्वेश्चन समझ आ गई, तो हमें जवाब देना आसान हो जाता है। अगर हमें सवाल का ही ना पता हो तो जवाब हम कैसे देंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। दिए हुए काल्बों का मर्तबा मालूम करें। तो हम थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि कॉलम का मर्तबा बराबर होता है कतारों की तादाद बाय कॉलमों की तादाद। तो अब हम ए को देखते हैं कि ए का हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या है। तो इसमें ज़रा देखते हैं कि इसमें रोज़ कितनी हैं। ये देखो, ये एक और ये दो रोज़ हैं। तो हमारे पास ये एक रो है ये वाली और एक रो है ये वाली। तो हमारे पास दो रोज़ हो गई। और कॉलम्स हम देख लेते हैं। हमारे पास ये एक कॉलम ये है और एक ये है। तो ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होता है वो इक्वल होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है, ये रोज कितनी है, एक और एक दो, 2 बाय, अब कॉलम देखते हैं, ये एक और ये एक दो। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है 2 बाय 2। अब हम दूसरे मैट्रिक्स को देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ बी भी हमारे पास क्या होगा, इसमें हम देखते हैं रोज एक और एक, ये दो हैं। तो ऑर्डर ऑफ बी 2 रोज हैं बाय, अब कॉलम देखते हैं, ऊपर और नीचे जो तरतीब है वो कॉलम्स कहलाते हैं। ये एक और ये एक, वो भी हमारे पास 2 बाई 2 आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं सी के अंदर कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ सी इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ये देखो, ऐसे पेंसिल को रखें, एक लाइन है, इसका मतलब इसमें रो एक है। तो 1 बाय कॉलम्स देखते हैं, ये देखो, ये एक दफ़ा पेंसिल रखी और ये एक दफ़ा, तो ये दो हो गए, यानी कि ये एक और ये दो, तो 1 बाई 2। तो ऑर्डर ऑफ जो डी हमारे पास हुआ वो क्या हुआ, इसमें देखें, ये ऐसे हम चलें, 1, ये 2 और ये 3, तो रोज कितनी हो गई, 3 कॉलम्स। अब ऐसे मैं अगर पेंसिल को रखता हूं तो कॉलम मेरे पास एक ही आ रहा है, तो इसे 3 बाय 1। तो इसी तरह अब हम एफ का देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ एफ हमारे पास जो होगा वो होगा, एक रो है और एक ही कॉलम है, 1 बाय 1। इसी तरह अब हम ई की तरफ आएंगे। तो ऑर्डर ऑफ ई किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ई, यहाँ हम रोज को देखते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 बाय, अब इसमें कॉलम्स देखते हैं, ज़रा ये देखें, ये एक और ये एक दो। तो ऑर्डर ऑफ जो ई हो गया वो हो गया 3 बाय 2। अब जी का ऑर्डर देख लेते हैं, इसमें रोज देखें, ये 1, ये वाली 2 और ये वाली 3। तो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास जो हो गया, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल रोज की तादाद ज़रब
कॉलम्स की तादाद। तो रोज 1, 2 और 3 है, 3 बाय, अब यहाँ कॉलम चेक करते हैं, ये देखो, ये देखें 1, 2 और 3, तो वो क्या हो गए, कॉलम्स कितने हो गए 3, तो इसका आर्डर हमारे पास हो गया 3/3। अब हम सिमिलरली चेक कर लेते हैं आर्डर ऑफ एच, हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 और ये 2, तो रोज कितनी होगी 2। कॉलम्स इसके देखते हैं ज़रा, देखो ये 1, ये 2 और ये 3, तो 2/3। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यह हमें ढेर सारे मैट्रिसेस दिए गए हैं और वो यहाँ ये पूछ रहा है कि इसमें बताएं कि इसमें इक्वल कौन कौन से हैं, एक जैसे कौन कौन से हैं, मसावी कौन कौन से हैं। तो अब हम इनमें देखेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस होते क्या हैं। ये ए देखें, ए जैसा। अब हम यह देखते हैं कि ए में 3 है, यहाँ ए जैसा पड़ा है सी, ये 5 में से 2 को निकालें तो ये भी 3 है और ये अकेला 3 है। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि ए इक्वल है हमारे पास सी के, ये पहला मसला हल हो गया। ए इक्वल है सी के, तो ए जैसा क्या हो गया, सी हो गया। अब दूसरे हम आते हैं कि बी जैसा क्या है। बी में है एलिमेंट 3 और 5, तो बी जैसा हमारे पास यहाँ ये आई पड़ा है, इसमें भी इधर 3 है, इधर 3 है, यहाँ 5 है और इधर 5 है, तो बी इक्वल है आई के। तो यहाँ मैं एक अहम बात दोबारा दोहराता चलूँ, हो सकता है कि जब मैंने वीडियो इक्वल मैट्रिसेस की थी कि शायद बच्चों को वो भूल गई हो। तो इक्वल मैट्रिसेस यानी कि मसावी कॉलम उस वक़्त होते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम हो। अब ये देखो, ये है ए, इसका आर्डर है बेटा हमारे पास 1/2 और इसका आर्डर भी है 1/2। इक्वल होने के लिए पहली शर्त पूरी। अब हमने देखना है कि दूसरी शर्त थी कि दोनों के आमने सामने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अब यहाँ ज़रा गौर, कॉरस्पॉन्डिंग आमने सामने वाली का मतलब पहले नंबर पे इधर 3 है, इधर भी पहले नंबर पे 3 है, इधर दूसरे नंबर पे 5 है, तो इधर भी दूसरे नंबर पे 5 है। इसका मतलब बी और आई इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन, असूल, दोनों जो रूल्स हैं उनको ये ओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से साबित हुआ कि बी इक्वल है हमारे पास आई के। अभी ज़रा यहाँ थोड़ी सी हम नज़र कंसेप्ट के लिए दोहरा लें। अब ज़रा गौर करें, बी और डी को देखें। अब बी और डी को देखें तो ज़रा इधर भी 3 और 5 है, इधर भी 5 और 3 है, तो पहली शर्त तो हमारे पास यहाँ भी पूरी हो रही है कि आर्डर इसका भी 1/2 है और इसका भी 1/2 है। लेकिन दूसरी शर्त हमारे पास पूरी नहीं हो रही। इधर पहले नंबर पे 3 है, यहाँ पहले नंबर पे 5 है। कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज वाली बात, यानी कि जो पहले नंबर पे इधर है तो इधर भी पहले नंबर पे वही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये बी और जो डी हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ई जैसा कोई है हमारे पास। तो इधर ज़रा देखें, ई का जो आर्डर है हमारे पास वो है, ई का आर्डर है 2/2। यहाँ कोई मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 2/2 है। एक ये है एच, इसका भी 2/2 है। दूसरा है जी, इसका भी 2/2 है। इसका मतलब ई के बराबर
पहली शर्त वाला, या H है या E के बराबर J है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज वाली बात, यानी कि आमने सामने वाले अरकान की बात। इधर पहले नंबर पे 4 है, इधर भी पहले नंबर पे 4 है, इधर दूसरे नंबर पे 0 है, इधर भी 0 है, यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि E बराबर है H के। तो अगर हम ये देख लें और इसी तरह अगर सिमिलरली हम H का किसी के साथ कंपेयर करें, मवाजना करें, तो H बराबर हो जाएगा J के, और E यहाँ से H के बराबर भी है और E यहाँ पे J के इक्वल भी है। अब हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास G बच गया कि G जैसा कोई है, बिल्कुल है। हमारे पास G का जो ऑर्डर है वो है 2/1, एक और एक, 2 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं, ये देखो एक ही नंबर है, ये 3 में से एक को निकाला 2, 3 जमा 3 6। इसका ऑर्डर भी 2/1 है और F को अगर ज़रा गौर से देखें, इसका ऑर्डर भी 2/1 है। ये 2 रोज हैं और एक मेरे पास कॉलम है। इसका मतलब F और जो G है ये पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर गए। दूसरी कंडीशन देखनी है, इधर पहले नंबर पे 2 है, बिल्कुल इधर भी पहले नंबर पे 2 है, 3 में से एक को निकालें तो 2 बनता है। यहां अगर दूसरे नंबर पे 6 है तो यहां भी 3 + 3 क्या है, 6 है। इसका मतलब हमारे पास जो F है वो है G जैसा। अब हम इस एक्सरसाइज का तीसरा सवाल हल करते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। हमने A, B, C और D की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो यहाँ ज़रा गौर करें, ये दरमियान में इक्वल का साइन लगा हुआ है, यानी कि ये वाला कॉलम, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ इसका आर्डर और इसका आर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम है जी। ये इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है। अगर ये इक्वल हैं, दूसरी शर्त तो फिर ये होनी चाहिए कि अगर ये इक्वल हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं, यानी कि पहले नंबर पे इधर और इधर वाला पहले नंबर वाला इक्वल है। इधर दूसरे नंबर पे A + 2B है, इधर दूसरे नंबर पे -7 है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। तो इधर तीसरे नंबर पे जो एंट्री है और इधर तीसरे नंबर पे जो है वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इसका मतलब इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इधर जो चौथे नंबर पे है ये 4D - 6 है, ये इक्वल होगा 2D के। तो हमने ये तो लिख लिया कि पहली वैल्यू पहले के बराबर है, दूसरी वैल्यू दूसरे के बराबर है, तीसरी वैल्यू तीसरे के बराबर है, चौथी वैल्यू चौथे के बराबर है। अब हम यहाँ A, B, C, D की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो ज़रा यहाँ गौर करें, इस इक्वेशन को मैं हल नहीं कर सकता हूँ, ना मेरे पास A की वैल्यू है ना मेरे पास C की वैल्यू है, इसको भी मैं हल नहीं कर सकता हूँ। ज़रा गौर करें, तीसरी इक्वेशन को ज़रा मैं तवज्जो से देखें आप लोग, इसको मैं फ़ौरन हल कर सकता हूँ। अगर ये वाला 1 उधर जाए तो प्लस हो जाएगा, तो 3 जमा 1 4 हो जाएगा, तो C इक्वल हमारे पास 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, C की आ गई। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अरे यहाँ गौर करें, अगर इक्वेशन नंबर 4 को देखूं तो यहाँ 4D है, इधर 2D है, तो ये 4D इधर वाला 2D इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस,
ये माइनस वाला 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 4 में से 2 को निकाला तो ये बेटा 2d बच गए और इधर क्या हो गया 6। हमने वैल्यू निकालनी है d की, तो अगर मैं दोनों साइडों पे 2 को डिवाइड कर दूं, इधर भी 2 पे डिवाइड और इधर भी 2 पे डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसल और ये 2 3 6 हो गया। तो मेरे पास d की वैल्यू भी आ गई। अब हम जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ ज़रा गौर करें, a की वैल्यू नहीं मुझे मालूम और c की वैल्यू मुझे मालूम है। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या करता हूँ, पुट c = 4, या उर्दू मीडियम वाले यहाँ लिखेंगे c बराबर 4 तर्ज करने से इन 1। इस इक्वेशन 1 में c की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ इक्वल 0। ये वाला 4 जब उधर जाएगा अलामत चेंज हो जाएगी, इधर जमा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये वाला माइनस। अब ज़रा इधर गौर करें, तो यहाँ b की वैल्यू मेरे पास नहीं है, a की है, तो मैं क्या कर देता हूँ पुट कर देता हूँ a = -4 इक्वेशन नंबर 2 में। a की जगह मैंने -4 लिखा प्लस 2b हो गया -7। तो ये वाला 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का यानी कि जमा का, तो ये 2b माइनस के 7 हैं जमा के 4 हैं, जब 7 में से 4 को निकालेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो अलामत है वो माइनस की है, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे अगर अब हम दोनों साइडों पे 2 पे डिवाइड कर दें, तो इधर भी 2 पे डिवाइड, तो मेरे पास यहाँ b की वैल्यू आ गई -3/2। तो a मेरे पास आ गया -4, b मेरे पास आ गया -3/2, c आ गया 4 और d मेरे पास आ गया 3। इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।